नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले आप सभी साथियों को ये मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो मैंने विश्लेषण किया था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी क्यों अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जबकि भाजपा के ओर से कौन मंत्री बनेंगे, करीब करीब इसके बारे में भी हमने आप सभी से चर्चा की और नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे इस पे हमारी नज़रें बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये पेंच जो है नीतीश कुमार और जदयू के चलते ही फंसता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या परिस्थितियां बन रही है, क्या आने वाले समय में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं और जिस प्रकार से उनकी इस यात्रा में भीड़ जमा हो रही है, इससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जरूर बेचैन होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझिए। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अभी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए। आरजेडी भाजपा के बाद नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन सत्ता और सत्ता के शीर्षस्व स्थान पे वही विराजमान है, चाहे सत्ता किसी की भी हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। अभी देखिए, नीतीश कुमार अपने विधायकों को लेकर और जिस प्रकार से बहुमत परीक्षण के समय उनके ही विधायक टूट रहे थे, किस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया, कैसे वो अंतिम क्षण में विधानसभा पहुँचे। हालांकि स्पीकर के वोटिंग के समय वो नहीं पहुँच पाए थे, बाद में वो पहुँचे थे। ये सारे घटनाक्रम को आपने देखा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार पहले भी आपने जब इंडी अलायंस में थे, कई बार मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा था कि लोग इलेक्शन पहले करवा लेगा। ये किसी और के बारे में नहीं कह रहे थे, वो खुद अपनी और अपनी पार्टी के बारे में ये कह रहे थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाने और विस्तार देने की सबसे बड़ी समस्या है। और जो घटनाक्रम घटी है, ऐसे में उनका टेंशन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जब वो अपने कोटे के मंत्री बनाते हैं, उसमें जो शुरू से चले आ रहे हैं वही लोग मंत्री रहेंगे, या जदयू के वैसे लोग भी मंत्रिमंडल में
शामिल होंगे जो नाराज चल रहे हैं या जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला और वो लगातार पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये आ रही है, खबरों के हिसाब से नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। ऐसा वो क्यों चाहते हैं, इसके भी कारण है। आपको पता होगा कि अशोक चौधरी को कांग्रेस को तोड़ने का काम दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में थे और उनकी ये प्लानिंग फेल हो गई। जिस प्रकार से इस पूरे खेल में जदयू के ही विधायकों का नाम आया, आप इससे अंदाज लगाइए क्या ये आने वाले समय में मुमकिन नहीं है कि अगर लालू यादव चाहें तो जदयू के विधायकों को आसानी से तोड़ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो नेट टू नेट के हिसाब से सरकार चल रही है, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे। इसलिए वो चाहते थे कि कुछ विधायकों को तोड़कर जदयू में शामिल कराया जाए ताकि उनके विधायकों की संख्या 45 के ऊपर जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और न ही संभव लग रहा है। हालांकि राजद के 3 विधायक जो टूट कर आए, अभी वो किस पार्टी में जाएंगे ये संशय बना हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है, वो अपनी पार्टी को और अपनी कुर्सी को, दोनों को बचा कर रखना चाहते हैं। ऐसे में उनका ये प्लान था कि विधानसभा चुनाव अगर लोकसभा चुनाव के साथ में हो जाता है तो ऐसे में उन्हें रिवाइवल होने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि 2020 के चुनाव में जिस प्रकार से वो चिराग पासवान को दोषी दे रहे थे, लगातार कह रहे थे कि चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट को उतारकर जदयू के प्रत्याशी को हराने का काम किया था। ऐसी स्थिति में कोई दूसरा चिराग पासवान खड़ा ना हो जाए, ये भी उन्हें एक सबसे बड़ा डर है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है पिछले 18 साल के कार्यकाल को लेकर, उसका भी भुगतान उनको चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा का मुख्य उद्देश्य अभी लोकसभा चुनाव पे फोकस करना है और वो चाहती है कि अभी विधानसभा का चुनाव न हो। आप सभी को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अभी बिहार में चुनाव आयोग की टीम सर्वे करने के लिए आई हुई है और सभी पार्टियों के साथ एक बैठक भी कर रही है कि कैसे बिहार में चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही साथ
आपको याद होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव कराने के लिए एक कमिटी गठित की गई थी, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता में। उसकी भी एक टीम बिहार आई हुई है। ऐसे में जदयू के ललन सिंह और संजय झा, खबरें आई कि ये लोग रामनाथ कोविंद से मिलकर एक ज्ञापन दिया गया है उनको कि जदयू वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है। इससे सरकार को जो राजस्व का नुकसान होता है उसमें कमी आएगी, वो उसके पक्ष में है। ऐसे में अभी जहां भाजपा को नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से लेकर अपने नेताओं तक सबको संगठित करने और चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ये चाहते थे कि जिस प्रकार रामलहर में लोकसभा चुनाव में उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं, ऐसे में अगर बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो जाए तो इसमें नीतीश की भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जो फॉरवर्ड स्वर्ण वोटर हैं उनके अंदर भी एक रोष है। वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों लिया। यह भी एक कारण है कि भाजपा नहीं चाहती है कि अभी विधानसभा चुनाव हों, लेकिन नीतीश कुमार का प्लान यही था कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाने से वो ज़्यादा सीट जीत सकते थे, और ऐसे में जब उनकी पार्टी मजबूत होगी तो उन्हें सरवाइव करने का एक मौका मिल जाएगा। पिछले बार आपने देखा होगा 2019 में जब इनके 16 सांसद जीत कर आए थे तो इन्होंने केंद्र में 2 मंत्री और 1 राज्य मंत्री का मांग किया था, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ आप सभी ने देखा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भले ही नीतीश कुमार कितनी भी एड़ी चोटी लगा लें, चुनाव तो खैर लोकसभा के साथ संभव नहीं है कराना, भले वो इस साल के अंत तक हो या फिर जो अपने समय में तय समय के अनुसार से हो, यही दोनों ऑप्शन बचते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे यह भी एक संशय की स्थिति बरकरार है। हालांकि भाजपा अभी यही रणनीति अपनाई हुई है कि कहीं से भी किसी के आने से अगर 1 सीट का भी फायदा हो रहा है तो वैसे किसी भी नेता को अपने पार्टी में या अपने अलायंस में
मिलाने से चूक नहीं रही है। कई ऐसे नेता जिस पे एक समय में वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती थी, आज उनमें से भी कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जितना भी कहा जाए कि यह चुनाव आसानी से भाजपा जीत जाएगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन का विपक्ष ने शुरुआत किया था, भले ही वो टुकड़ों टुकड़ों में बंट रही है, यही एक सबसे बड़ा कारण है विपक्ष का एकजुट नहीं होना। ये कहीं ना कहीं सीधे रूप से भाजपा को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता हुआ नज़र आता है। ऐसे में इन सारे समीकरणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही नीतीश कुमार जितना भी सोचें, लेकिन यहाँ पर अभी के स्थिति में उन्हें ऐसा कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। और तेजस्वी यादव जब सत्ता से अलग हुए, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने धैर्यता का परिचय दिया विधानसभा में, उसके बाद उन्होंने अभी जो रैली निकाली है, जन विश्वास यात्रा, इसमें भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा किस प्रकार से और कब तक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, किन किन सदस्यों को उसमें स्थान देते हैं। ये सारा मामला घूम फिर कर नीतीश कुमार के ऊपर आकर फंस गया है। ऐसे में सारी नज़र उन्हीं पर टिकी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। सत्ता सुख के लिए जिस प्रकार से लोग इधर से उधर होते हैं, ये भी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसे में एक ऐसे स्थिर सरकार की ज़रूरत है और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इतने साल, चाहे वो लालू यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल हो और पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन इन दोनों के शासनकाल को 33 साल हो गए। अगर इन पूरे शासनकाल को जोड़ दिया जाए तो इसमें बिहार को क्या मिला, बिहारियों को क्या मिला, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में निश्चित तौर पे आज के समय में जो भी युवा नेता हैं, उन्हें बिहार को बदलने के लिए निश्चित तौर पर बिहार की जनता जिस प्रकार से जो भी युवा नेता हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, सम्राट चौधरी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, ये सारे आने वाले समय में बिहार के भविष्य के लिए इनका आगे आना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एक ही व्यक्ति लगातार सत्ता में रहने से कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश के लिए भी बन जाता है। ऐसे में हम इंतज़ार ही कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बिहार और बिहार वासियों के लिए एक अच्छा, जो बिहार को मजबूत दशा और दिशा दिखाएगा, ऐसी सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा होने वाला है। जिस प्रकार से उनके पिछले 2 रैली पोस्टपोन्ड हुए, उस समय नीतीश कुमार आए नहीं थे और कहा जा रहा था कि बिहार के लिए कुछ अच्छा पैकेज नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश में अन्य प्रदेशों में नए नए कार्यक्रमों की, नए नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी बिहार को क्या कुछ नया देते हैं और उससे अभी की वर्तमान एनडीए सरकार क्या कुछ करके देती है चुनाव के पहले, क्योंकि जनता सब देख रही है और इसका हिसाब भी जनता ज़रूर मांगेगी। इन तमाम विषयों को हमने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों को अगर आप एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो सारे समीकरण आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगेंगे। इन्हीं सब कारणों से मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं न कहीं विलंब हो रहा है। हमारी भी नज़रें हैं, देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एकाध हफ्ता के अंदर इस पे कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल कर निश्चित तौर पे आ जाएगा। क्या खबरें निकल कर आती है और किस प्रकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उस पर भी चर्चा जरूर होगी। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।